हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम हमारे विषय के अध्याय 14 की चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो हमारी राष्ट्रीय आय और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों से संबंधित थी। हमने पिछले वीडियो में जानने का प्रयास किया था कि हमारे देश के अंतर्गत या देश की क्यों मानव जाति के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं, उन आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये तथ्य उजागर हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था या मानव के द्वारा की जा रही आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक। और इन तीनों क्षेत्रकों की हम विस्तार से चर्चा कर चुके। तो ये टॉपिक हो गया था, मैं ज़्यादा विस्तार से वापस नहीं जाऊंगा। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमारा टॉपिक आया था वो राष्ट्रीय आय से संबंधित था, और हमने देखा था कि एक देश के अंतर्गत एक वर्ष में प्राप्त आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय अर्थात राष्ट्र को प्राप्त होने वाली आय। ऐसी स्थिति में जो आय, जो आमदनी देश को प्राप्त हो रही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप का मतलब ये नहीं चोरी, डकैती या अन्य प्रकार के गैर कानूनी रूप, नहीं, वे सभी वैध आर्थिक क्रियाएं, वैलिड क्रियाएं जिन्हें कानून मान्यता देता है, जैसे पढ़ाना, इलाज करना, सब्जी बेचना, रिक्शा चलाना, मजदूरी करना, ये सब वैलिड है। चोरी, डकैती, लूटपाट ये वैलिड नहीं है, इससे आय नहीं काउंट होगी। तो वे सभी आर्थिक क्रियाएं जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, प्रदत्त है, उन क्रियाओं से जो देश को आमदनी प्राप्त होती है, उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की चर्चा करने के बाद आज हम कुछ अन्य शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें टॉपिक आता है पहला प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, जिसके बारे में पिछले लास्ट लेसन के अंतर्गत शॉर्टली बता चुका था, दोबारा उस चीज को समझें। प्रति व्यक्ति आय, जिसे अंग्रेजी में पर कैपिटा इनकम कहा जाता है, पीसीआई कहा जाता है, जिसको सामान्य भाषा में औसत आय भी कह सकते हैं। एक देश की परिभाषा समझे पहले, एक देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। ये देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का
यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती कर दे स्टूडेंट्स। एक देश की कुल आय का कुल जनसंख्या में इस तरह कर दिया जाता है, एक मामूली से शब्द की हेरफेर और आंसर कर। एक देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। क्या देखें, एक देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त आय या प्राप्त संख्या प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। आप देख सकते हैं परिभाषा को एक बार पढ़ें कि एक देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है, यह संख्या प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। इसे औसत आय भी कहा जाता है। अब एक लिहाज से अगर सामने देखें, प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति की आय, लेकिन इस तरह से प्रति व्यक्ति आय सही निकलकर नहीं आती, या यूं कहें ये संख्या स्पष्ट रूप से हमें ये नहीं बताती कि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी कितनी है। वो बात समझे तो कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए ए और बी ये दो देश हैं। मैं देशों का ही नाम दे देता हूं, आप कंफ्यूज रहेंगे। भारत और जापान ये दो देश हैं और इसमें निवास कर रहे हैं ये नागरिक, 5 लोग निवास कर रहे हैं। सिर्फ एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से समझेंगे इस बात को। ए की आमदनी 50 रुपए, बी की 500, सी की 100, डी की 50 और ई की 5000। इस तरह से इनकी ये आमदनी चल रही है। वहीं यहां बात करें जापान में, ए की आमदनी 300, बी की 200, सी की 300, डी की 400 और ई की 500। इसको 600 कर लेते हैं ताकि आसानी रहेगी समझने में। अब जरा काउंट कीजिए, देखिए 5000, 55, 56 और 5700। भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत की कुल आय है 5700 और जापान को देखिए जरा, 5 और 4 9, 3 12, 6 18 और 21। जापान की हो गई 21। ठीक है, ये तो क्या है, ये दोनों की कुल आय, ये कुल आय है। आप समझ पा रहे हैं कुल आय? कुल आय मतलब ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग मेहनत मजदूरी करते हैं भारत के अंतर्गत, जो भी क्रियाएं करते हैं, चाहे रोजगार कर रहे हो, स्वरोजगार हो, चाहे दुकान करते हो, चाहे मजदूरी करते हो किसी के
यहाँ नौकरी करते हो, मतलब उससे नहीं है, लेकिन ये 5 लोग मजदूरी मेहनत में रोजगार कर रहे हैं और आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। टोटल जो प्राप्त हो रही है आमदनी वो 5700 प्राप्त हो रही है भारत की कुल आय। वहीं जापान के नागरिकों को इस तरह से आमदनी प्राप्त हो रही है और जापान के नागरिकों की कुल आय है 2100 रुपए। अब जरा देखें, हमें निकालना है प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या होता है? कुल आय बटा कुल जनसंख्या। कुल आय हमारे पास 5700 आ गई है, कुल जनसंख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5। आप वर्तमान में कुल जनसंख्या वो ना लिखेंगे, 135 करोड़ लगा दिया इसमें। सवाल जो सामने दे रखे हैं आंकड़े, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो कुल जनसंख्या हो गई हमारी 5। उसी तरह से जापान की कुल जनसंख्या भी वही 5। तो देखिए 5700 में 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, उसके बाद 5 एकम 5 बचता है 2, 5 चौक 20 और 0। ये भारत की प्रति व्यक्ति आय हुई। और जापान की देखें 5 चौक 20 बचता है 1, 5 गुना 10 और 0। ये जापान की प्रति व्यक्ति आय हुई है 420 रुपए। अब जरा देखें, भारत की प्रति व्यक्ति आय जापान की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, यानी कौन सा देश विकसित है? भारत। लेकिन क्या सच्चे मायनों में भारत के लोग विकसित है क्या? आप जरा देखें, जापान में इसकी आमदनी इससे ज्यादा है, 50 ही है इसकी आमदनी और इसकी आमदनी 300 है, तो ये विकसित है। फिर दूसरा बी, इसकी आमदनी 500 और इसकी 600, तो यहाँ पर भी जापान का व्यक्ति विकसित है। यहाँ इसकी आमदनी 100 और इसकी 300, तो यहाँ पर भी जापान का व्यक्ति विकसित है। और यहाँ पर 50 और 400, तो यहाँ पर भी जापान का व्यक्ति विकसित है। क्योंकि भारत में 5000 एक अकेले की आमदनी है और यहाँ 500, तो इस लिहाज से कौन सा व्यक्ति विकसित है? भारत पर विकसित है। तो भारत के अंतर्गत सच्चे अर्थ में बता रहा हूँ, मैं खाली एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। भारत में मुद्रा का संकेंद्रण है, मुद्रा कुछ लोगों के पास ही मौजूद है। आप देख सकते हैं 5 में से 1 व्यक्ति अमीर है भारत में, क्योंकि जापान में 5 में से 4 व्यक्ति अमीर है, भारत से अमीर है। जबकि टोटल देखा जाए तो अमीर कौन सा देश दिखाई दे रहा है? भारत दिखाई दे रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय एक सही गणना नहीं होती। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत की प्रति व्यक्ति आय 1140 है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी इतनी होनी चाहिए। कहाँ है देखो आप, 50 में और 1140 में तो काफी अंतर है। 500 में और इसमें देखो 100, इसमें देखो 50, इसमें काफी अंतर। तो प्रति व्यक्ति आय गणना करने के लिए एक सही मापदंड नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि हम औसत निकालने का प्रयास करें तो औसत की गणना इस तरह की जा सकती है कि एक देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का जब आप भाग देंगे तो प्राप्त जो आय होगी या संख्या होगी वो प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। इसका सूत्र है कुल आय बटा कुल जनसंख्या। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे क्लासेस में बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत इससे संबंधित कोई सवाल नहीं आएगा। हाँ, एनसीईआरटी के कोर्स में जरूर ये मैटर किया गया है, लेकिन आरबीएसई में तो सिर्फ आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि कुल परिभाषा और इसका सूत्र
जो है कुल आय बाटा कुल जनसंख्या। क्लियर? चलिए एक और टॉपिक को समझेंगे आज हम, उसके बाद करेंगे चर्चा कल। सकल घरेलू उत्पाद, आज इस बारे में चर्चा करते हैं। सकल का मतलब होता है टोटल, घरेलू मतलब घर के अंदर, और उत्पाद मतलब उत्पादित वस्तु में। अब यहां जो घर के अंदर बात आई है, ये हमारे घर की या आपके घर की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है देश की, क्योंकि देश भी हमारा एक घर है, अर्थात देश की सीमाओं के अंतर्गत। सकल मतलब कुल, टोटल, और उत्पाद मतलब उत्पादित होने वाली वस्तु में, विभिन्न प्रकार की उत्पादित होने वाली वस्तु में, चाहे वो खाने के योग्य हो, चाहे पहनने के हो, चाहे अन्य उपभोग के हो, लेकिन वो वस्तुएं भी कैसी होंगी? अंतिम वस्तु में होनी चाहिए। अब ये अंतिम वस्तु क्या है और मध्यवर्ती वस्तु क्या है, उसकी चर्चा को हम बाद में करेंगे, पहले इस परिभाषा को सुन लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद एक देश की सीमाओं के भीतर, एक देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का कुल योग सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। मैं आपको लिख देता हूं एक बार, फिर देखना दोबारा से। एक देश की सीमाओं के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं से प्राप्त आय का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक देश की सीमाओं के अंतर्गत, यानी विदेशों से हमें यहां कोई मतलब नहीं है। एक वर्ष में, वर्ष कौन सा? वो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय। एक वर्ष में उत्पादित यानी निर्मित की जा रही है जो वस्तुएं, समस्त अंतिम वस्तुओं से प्राप्त आय का योग। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक अंतिम वस्तुएं और एक मध्यवर्ती वस्तुएं। शॉर्टली बता देता हूं, फिर कल तो विस्तार चर्चा करनी है इसकी। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, हम चर्चा कर रहे हैं इसकी। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो निर्मित होने के बाद सीधे उपभोग में ले ली जाती है, यानी उससे कुछ और नहीं बनाया जाएगा, वो तो है अंतिम। और मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम वस्तु के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं, जो अंतिम वस्तु के निर्माण में
सहायता प्रदान करती हैं। जैसे बिस्किट, ये तो हो गया अंतिम वस्तु, क्योंकि बिस्किट बना, बाजार में आया, हमने खरीदा और खा लिया। लेकिन इस बिस्किट के बनने में किन किन चीजों का योगदान रहा? जैसे मैदा, शक्कर, दूध, और भी आप इसमें कुछ मिलाना चाहें तो इलायची, क्रीम, ये तमाम तरह की चीजें मिलकर बनी क्या? बिस्किट। तो बिस्किट तो होगा अंतिम वस्तु और ये हुए मध्यवर्ती वस्तु। तो हम सकल घरेलू उत्पाद की पहले बात कर लेते हैं एक बार और, फिर हम बंद करेंगे हमारे टॉपिक को, चर्चा कल करेंगे बाकी की। कि एक देश की सीमाओं के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं से प्राप्त आय का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में GDP कहते हैं। GDP अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये बताया जाता है किसी देश की जीडीपी जितनी ऊंची होगी वह देश उतना ही विकसित होगा। वर्तमान समय में जीडीपी देश की लगातार गिरती जा रही है, जिसके कारण न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, अपितु नागरिक भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में और प्रति व्यक्ति आय के बारे में आज हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।